हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने रिकर्शन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग इतना याद रखना, परसिस्टेंस इज द ओनली की टू सक्सेस। परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप परसिस्टेंट हो इस कोडिंग की दुनिया में तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और इसमें काफ़ी ऐसी सी चीज़ें हम कवर करेंगे जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, रिकर्शन ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और रिकर्शन कॉल स्टैक के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि रिकर्शन कॉल स्टैक में मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिकर्शन ट्री से। तो देखो, रिकर्शन ट्री इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टूल्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ के प्रॉब्लम्स, रिकर्सिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंडररेटेड टूल है। इसीलिए मैं आपको, आपने देखा होगा मैंने कई वीडियोस में जहाँ जहाँ मैंने रिकर्शन पढ़ाया है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया है, मैं हमेशा ये चीज़ लाइन बोलता हूँ। हमेशा जब भी आप रिकर्शन ट्री मैं बनाता हूँ, जब भी तो मैं बोलता हूँ ये काफ़ी अंडररेटेड टूल है। बहुत चीज़ें खुल के आ जाती हैं अगर आप रिकर्शन ट्री सही से बना लेते हो तो। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, अभी इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको फैक्टोरियल का कोड दिखाया था, आपको याद होगा, ये वाला फैक्टोरियल का कोड है हमारा। ठीक है, तो इसका ये बनाते हैं रिकर्शन ट्री। ठीक है, मान लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है और n इज इक्वल टू 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले मैंने कॉल किया फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, तो मान लेते हैं फैक्टोरियल है f, n इज इक्वल टू 5 है। चलो ठीक है, कॉल किया। इसने, देखो ध्यान दो, इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं फैक्टोरियल ऑफ n-1 कॉल करूँगा। तो एक और रिकर्शन यहाँ से इसने कॉल कर दिया, n-1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4, और बोला फैक्टोरियल ऑफ 4 को इसने क्या बोला, इसने फैक्टोरियल 4 को क्या बोला कि भाई तू फैक्टोरियल ऑफ 4 निकाल के लाएगा ना, मैं उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो यहाँ लिखा है मैंने, ये रहा, है ना, वही चीज़ तो यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल ऑफ 4 भी सेम चीज़ करेगा, बोलेगा चल भाई मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 को बोलूँगा लेकर आने, ये फैक्टोरियल ऑफ 2 को लेकर आने बोलेगा, फिर वापस आ जाएंगे फैक्टोरियल ऑफ 1 में। और यहाँ पर बेस केस है हमारा कि अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, है ना। तो यहाँ पर से हम रिटर्न 1 कर देंगे। देखो, ये फैक्टोरियल ऑफ 1 आया, इसकी वैल्यू मुझे पता है, रिटर्न 1 करना है मुझे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न 1। तो जैसे ही इसने 1 रिटर्न किया तो 2 ने, तो इसने बोला होगा ना कि भाई F1 से जो भी आएगा उसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करके आंसर भेज दूंगा। तो इसने 1 रिटर्न किया था, 2 1 द 2, इसके पास आ गया 2। F3 ने कहा होगा कि मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, F2 मुझे जो भी चीज़ें रिटर्न करेगा। तो F2 ने क्या रिटर्न किया, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 रिटर्न किया था ना F2 ने। ठीक है, अब F4 ने भी वही कहा होगा कि 4 क्रॉस, जो भी मुझे F3 से रिजल्ट आएगा। क्या है F3 से रिजल्ट, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली F5 ने भी वही कहा होगा कि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे नीचे से जो भी रिजल्ट आएगा, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, कितना हो गया, आई थिंक 120 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का रिकर्शन ट्री बनता है। ये तो हो गया कि देख रहे हो, लीनियर रिकर्शन बन गया ना ऐसे करके। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रिकर्शन ट्री बहुत बढ़िया बढ़िया बन सकता है। याद करो, मैं आपको जब डीपी पढ़ाता हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो आपने देखा होगा कि मैंने अगर लिया मतलब टेक या नॉट टेक, है ना, तो दो दो रिकर्शन कॉल मारते हैं तब हम लोग, है ना। तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे, उस टाइप का भी देखेंगे, उस टाइप का रिकर्शन ट्री कैसे बनता। तो इसका रिकर्शन ट्री तो बहुत सिंपल था, है ना। क्यों, क्योंकि देखो एक ही बार रिकर्शन कॉल हुआ ना यहाँ पर, तो देखो सिंपल से एक लाइन में रिकर्शन ट्री खत्म भी हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिबोनाची आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फिबोनाची का पहले कोड देखते हैं, और कोड बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था, कैसे, ट्रस्ट करके, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ, है ना, स्टोरी लिख के प्यारा सा। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि फिबोनाची आपको ऑलरेडी पता होगा इसका क्या होता है। फिबोनाची सबसे पहला फिबोनाची ये है 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मान के चलते हैं किसी ने बोला भाई nth फिबोनाची निकाल के दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ये निकाल के दिखाओ। ये 0th फिबोनाची है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, फिबोनाची ऑफ 5 आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, ओके। तो अब इसका कोड तो बड़ा सिंपल है। हर, जैसे मान लेते हैं ये है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको फिबोनाची में पता होगा
कि करंट वैल्यू अपने प्रीवियस और उसके भी प्रीवियस वैल्यू का सम होता है ना। जैसे इसको देखो, 2 जो है इन दोनों का सम है, ये 3 जो है ये अपने प्रीवियस 2 का सम है ना। तो इसी तरह क्या होगा कि जो nth है, ये 5th वाला है, ये अपने प्रीवियस 2 का सम होगा। तो कोई भी n का अगर फिबोनाची आपको निकालना हुआ, मान लेते हैं फिबोनाची ऑफ n आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इंट फिबोनाची ऑफ n। मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं मुझे nth का फिबोनाची निकालना है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैंने क्या बोला कि भाई मैं ना अपने जस्ट एक पहले वाले का फिबोनाची, जो भी होगा फिबोनाची नंबर जस्ट मेरे पहले वाला, जैसे मान लेते मुझे इसका निकालना है, n = 5 है, तो ये अपने पहले वाले का निकाला, और जो उससे पहले वाले का जो भी फिबोनाची नंबर है n-2, यानी कि ये उन दोनों का निकाला, और जो भी आएगा ये सम में उसको ऐड कर देगा, है ना। जो भी आएगा सब में ऐड कर देगा। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका काम है, ये करके ला देगा हमारे लिए, मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब हमें बेस केस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा बेस केस है। देखो, अगर n = 0 है तो 0th फिबोनाची क्या है भाई, 0 है, रिटर्न 0 कर दो। और ये देखो फर्स्ट फिबोनाची क्या है, अगर n = 1 हुआ तो रिटर्न 1 कर दो, है ना। ये दोनों फिबोनाची हो गया। तो अब देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं n = 2 का निकालना था, तो यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 कॉल होगा, राइट। तो फिबोनाची ऑफ 0 से 0 आ जाएगा और फिबोनाची ऑफ 1 से 1 आ जाएगा। तो 0 + 1 क्या हुआ, 1 हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड, मतलब ये तो 0th फिबोनाची है, ये फर्स्ट फिबोनाची है, और ये सेकंड फिबोनाची है, उसकी वैल्यू देखो 1 आ गई, है ना। तो अब देखते हैं 5th फिबोनाची की वैल्यू क्या आती है ना। n = 5 है तो क्या आएगी उसकी वैल्यू। इसके लिए भी रिकर्शन ट्री ड्रॉ करेंगे, और रिकर्शन ट्री इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। मान लेते हैं फिबोनाची f है, मुझे निकालना है 5 का, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, इसने देखो क्या बोला कि मैं 5 - 1 यानी कि n - 1 को कॉल कर दूंगा, यानी कि 4, और किसको कॉल कर दूंगा, 5 - 2 को, यानी कि f(3) को कॉल कर दूंगा। उन दोनों से जो रिजल्ट आएगा मैं उसको ऐड कर दूंगा, वही होगा वही मैं होऊंगा, ठीक है। ओके, तो 4 भी बोलेगा नहीं यार मुझे भी नहीं पता, मैं अपने जस्ट पहले वाले का और उससे पहले वाले का सम मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी वही बोलेगा, f(2) f(1) उसका सम ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, रिटर्न फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। ओके, अब इसका देखते हैं, f(2) और f(1), ठीक है। इसका देखो f(1) f(0), है ना। इसका देखते हैं f(1) f(0), ये तो f(1) ही है, तो बेस केस भी याद है ना, n = 1 का बेस केस डायरेक्ट 1 आ जाता था, राइट। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं रिटर्न करना। ये f(2) है ना, तो इसका भी ड्रॉ कर ही देते हैं, f(1) f(0). अब सब अपने अपने बेस केस में पहुंच गए हैं, है ना, सारे बेस केस में पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये भी बेस केस है, ये भी बेस केस है, बेस केस है, बेस केस है, सब बेस केस ही है, राइट। तो देखो, अब देखो इसने, ये f(1) है ना, तो इसने 1 रिटर्न किया होगा, ऊपर इसने 0 रिटर्न किया होगा, और इसने ऐड कर दिया होगा 1 + 0 1, तो इसने 1 रिटर्न किया होगा, ठीक है। ये f(1) है तो इसने 1 रिटर्न किया होगा, और इसने ऐड कर दिया होगा 1 + 1 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं इसको और इसको, देखो दोनों, ये 1 है ये 0 है, 1 + 1 1 + 0 1 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2 + 1 3 यहाँ आ गया, ओके। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखो और इसको देखो, 1 + 0 1 आ गया, यहाँ से 1 आया, 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। अब इसको इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 + 2 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवा वाला फिबोनाची है वो 5 है। देखते हैं सही है कि नहीं। 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th फिबोनाची क्या है भाई, 5 है। सही बात है, देखो 5 क्यों है, इसका जस्ट पहले वाला 3 है और उससे पहले वाला 2 है, तो 3 + 2 5 होता है। तो वी आर गोइंग गुड, हमने सही बनाया है, अपना कोड भी सही लिखा है, और देखो ट्री डायग्राम भी बिल्कुल सही लिखा है हमने, है ना। तो ट्री डायग्राम से हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारा कोड कैसा होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि हमने 2 एग्जाम्पल से ट्री डायग्राम बनाना सीख लिया। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ
कि ट्री डायग्राम से आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल सकती है। पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अभी एक अलग से दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाऊंगा एक रिकर्सिव कोड का। ठीक है, तो वो इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ट्री डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने ये चीज़ें सीख ली हैं कि रिकर्शन ट्री होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो आपको दिख गया होगा कितना ईजिली आप कोड कर मतलब वेरीफाई कर पा रहे हो कि आपका कोड करेक्ट है कि नहीं। दूसरा क्या है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बहुत बढ़िया से निकाल सकते हो, जो कि एक अलग वीडियो में अलग से सिखाऊंगा आपको कि कैसे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ऑफ रिकर्शन कोड। अब लास्ट पार्ट आते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सॉरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, रिकर्शन कॉल स्टैक। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। तो इस पे आते हैं। देखो रिकर्शन कॉल स्टैक का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। जब भी एक रिकर्शन हम एक फंक्शन कॉल करते हैं ना, जब भी मान लेते हैं अभी आप इंट मेन में हो, ठीक है, इंट मेन में हो, मान लेते हैं आपने यहाँ से कोई फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो सिस्टम का ना अपना एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टैक बोलते हैं, जिसको आप मेमोरी भी बोलते हो, इन मेमोरी, जिसको आप रैम भी बोल सकते हो, है ना। अब इसको हम लोग सिस्टम का स्टैक बोलते हैं। तो जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है ना, तो ये कहीं और दुनिया में चला जाता है ना, सॉल्व तो कहीं और लिखा हुआ होगा आपने। ठीक है, तो वापस से ये यहाँ कैसे आ पाता है वो हम देखेंगे। तो जैसे ही सॉल्व कॉल किया ना हमने, तो सिस्टम के स्टैक में ना पता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमने अभी तो देखो स्टार्टिंग में तो मैं मेन में था, राइट, स्टार्टिंग में तो मैं मेन में था। जैसे ही मैंने सॉल्व कॉल किया तो एक और स्टैक फ्रेम ऐड हो जाता है, ऐड हो गया और वो चला यहाँ पर सॉल्व आ जाता है टॉप पर। ठीक है, तो ये जो नई एंट्री बनी ना, नई एंट्री बनी, इसको बोलते हैं स्टैक फ्रेम। फ्रेशर्स या कॉलेज से जो निकल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसको स्टैक फ्रेम बोलते हैं। अगर मान के चलो कि सॉल्व जो आपने फंक्शन लिखा है ना, उसमें आपने एक और फंक्शन लिखा चेक करके, चेक नाम का एक फंक्शन लिखा जिसको आपने कहीं डिफाइन कर रखा है, तो एक और फंक्शन कॉल हुआ सॉल्व के अंदर से, तो सॉल्व के अंदर से एक और फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पर चेक नाम का एंट्री इधर भी हो गया, एक और नया स्टैक फ्रेम ऐड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही चेक फंक्शन से आप वापस लौटोगे तो आप कहाँ आ जाओगे, वापस सॉल्व के पास आ जाओगे, राइट। तो जैसे ही चेक फंक्शन खत्म होगा ना, तो ये स्टैक फ्रेम से पॉप आउट हो जाएगा, एक तरह का स्टैक है ना, तो पॉप आउट हो जाएगा। तो ये पॉप हो गया। अभी आप करंटली कहाँ हो, सॉल्व पर, और सही बात है, अब देखो आप सॉल्व पर ही हो क्योंकि अब चेक से वापस आ गए। अब सॉल्व से आप जैसे वापस आओगे ना, तो आप कहाँ पर आ गए, मेन पर आ गए, तो सॉल्व तब पॉप हो जाएगा, अभी आप वापस से मेन पर आ गए। तो स्टैक फ्रेम कुछ ऐसे ही काम करता है और ये ऊपर की तरफ ग्रो करते जाता है ना, क्योंकि स्टैक है, आप पुश करते जा रहे हो, पॉप करते जा रहे हो, है ना। तो मैंने अभी क्या क्या चीज़ें बताई, स्टैक, सिस्टम स्टैक स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव फंक्शन कॉल, जो भी मैंने फंक्शन कॉल किया है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होते जाती है स्टैक में, है ना, कि किस फंक्शन कॉल को मैंने कॉल किया है। ओके, ये तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ईच फंक्शन कॉल एड्स अ न्यू फ्रेम टू द कॉल स्टैक, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि जैसे एक फंक्शन कॉल होता है एक नया स्टैक फ्रेम ऐड हो जाता है। ठीक है, और उस फंक्शन की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ईच फ्रेम हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखो अब इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। मान के चलते हैं अभी आप करंटली चेक को हटा देते हैं, बस एक ही फंक्शन रखते हैं, ये सॉल्व वाला। तो मान के चलते हैं ना, सॉल्व में आपने कुछ पास किया इंट ए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कुछ वेरिएबल है इंट सी ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व जब कॉल हुआ तो अब से बात है यहाँ पर आपने एक वेरिएबल पास किया होगा, राइट, ए नाम का। ओके, अब देखो ध्यान देना, जब जैसे ही तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ इसको, ये मेन है और ये सॉल्व है। तो मेन फंक्शन में आप जब हो तो यहाँ पर ए जो वेरिएबल है ना, वो यहाँ पर ए अपना एक लोकल वेरिएबल होगा, इसका अपना होगा, वो मेन का होगा। ठीक है, अब जैसे ही सॉल्व फंक्शन मैंने कॉल किया तो देखो मैंने एक ए पास किया है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन में मैं जैसे आया ना यहाँ पर इस स्टैक फ्रेम में, तो इसका एक अपना कॉपी बन जाएगा ए का। अगर यहाँ ए की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 3 होगा, लेकिन वो कॉपी होगा।
ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू सेम होगा, बट दोनों अलग अलग दुनिया के होंगे। एक दूसरे के कॉपी ज़रूर होंगे, बट अलग अलग दुनिया के होंगे, है ना। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई है, क्योंकि आपने देखो बाई वैल्यू भेजा है वेरिएबल को। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बाई वैल्यू भेजा है। बाई वैल्यू मतलब एज इट इज़ ए को यहाँ पर आपने ऐसे पास कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, इस वेरिएबल की एक कॉपी यहाँ बन जाती है, और वो वेरिएबल इस सॉल्व का अपना होता है, मेन का नहीं होता वो, क्योंकि उसकी कॉपी बन चुकी है। अब वो सॉल्व की दुनिया का है ना, ये सॉल्व की दुनिया है, ये वाली डब्बी जो है ये सॉल्व का है। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व पर आया, तो सॉल्व पर देखो एक सी नाम का वेरिएबल है, तो ये सॉल्व का ही है और किसी का नहीं है, है ना। सॉल्व का अपना लोकल वेरिएबल है और किसी और फंक्शन का नहीं है ये लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ईच फ्रेम हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लोकल वेरिएबल्स। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर देखो इसका अपना है ए और सी, और मेन का अपना है ए वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। वो क्या है भाई, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैंने यहाँ पर ए को जो पास किया था ना, अगर मैंने बाई रेफरेंस पास किया होता, यानी कि %, यहाँ लगाया होता, तो पता है क्या होता। मेन में ए तो था ही, चलो ठीक है ए था। अब यहाँ पर मैं सॉल्व में आया ना, तो सॉल्व में ए की एक अलग कॉपी नहीं बनेगी, ए की एक अलग कॉपी नहीं बनेगी, याद रखना। सॉल्व में ए की अलग कॉपी नहीं बनेगी। यहाँ पर जो वेरिएबल होगा ना ए, एग्जैक्टली वही होगा यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पर बाहर कहीं पर होगा। ठीक है, और अगर सॉल्व के अंदर कुछ भी चेंज करोगे ना ए पर, तो वो चेंज यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और ये आपने पक्का पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने %, नहीं भेजा होता तो इसको बोलते हैं पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू मतलब ए को डायरेक्ट भेज दिया एज इट इज़, तो इसमें क्या होता है ना, कॉपी बनती है। मतलब जो ए यहाँ था वो ए यहाँ पर बन गया और कॉपी बन गई। और अगर आपने यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज कर दी ना, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर 5 थी और यहाँ पर ए की वैल्यू 3 कर दी आपने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अभी भी ए की वैल्यू 5 ही रहेगी और यहाँ पर ए की वैल्यू आपने 3 कर दी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पास बाई रेफरेंस किया ना, पास बाई रेफरेंस, तो कॉपी नहीं बनती है, नो कॉपी। एक अलग से नया वेरिएबल नहीं बनता है। देखो अब देखना क्या होगा, %a करके अब आपने भेजा, बाई रेफरेंस भेजा है, तो देखो क्या होगा, ये ए कहीं बाहर स्टोर्ड है। ओके, और सॉल्व के अंदर ठीक है अपना एक सी नाम का वेरिएबल है, वो तो उसका अपना लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन में ए की वैल्यू 5 थी, राइट। अब सॉल्व में मैंने जब ए को भेजा वो बाई रेफरेंस भेजा है, तो बाई रेफरेंस भेजने की वजह से क्या हुआ कि उसकी एक एक्स्ट्रा अलग नई कॉपी नहीं बनी। यहाँ पर आपने, है ना, नई कॉपी नहीं बनी, नो कॉपी, एक नया कॉपी नहीं बना ए वेरिएबल का। सेम वेरिएबल पॉइंट कर रहा है यहाँ पर भी, सॉल्व की दुनिया में भी। ठीक है, तो सॉल्व अगर कुछ भी चेंज करेगा, देखो इसने चेंज कर दिया, = 3 कर दिया, तो पता है क्या होगा, वो चेंज इस पे हो जाएगा, मतलब वो चेंज यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ए की वैल्यू इधर भी 3 हो जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अभी जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली ना पास बाय रेफरेंस ही करता हूँ, %, लगा के पास करता हूँ। पता है रीज़न क्या है उसका, कि बार बार कॉपी नहीं बनेगी फिर वेरिएबल की, और कॉपी बनने में टाइम लगता है ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल बनती है, उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है ना, कॉपी बनने लगती है। अगर आप %, नहीं भेजोगे, अगर %, भेजोगे तो कॉपी नहीं बनती है फिर, है ना। तो कॉपी नहीं बन रही है तो मेरा कोड जनरली फास्ट रन करता है वैसे केस में। तो ये तो एक वेरिएबल हो गया। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर होता तो, है ना, वेक्टर ऑफ इंट होता, तो और उसको आप पास कर रहे हो, बताओ अगर इसको बाई कॉपी पास करोगे तो एक नया वेक्टर, नया का नया वेक्टर यहाँ बन जाएगा दोबारा। ठीक है, लेकिन पास बाई रेफरेंस करोगे तो नया वेक्टर नहीं बनेगा, वही वेक्टर रहेगा, उस पर अब यहाँ जो चेंज करोगे वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्लास में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया ज़रूर गया होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और फ्यूचर में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो ये %, पे बड़ा ध्यान देंगे हम लोग, कि कहाँ पर %, हमें डालना चाहिए और कहाँ पर नहीं डालना चाहिए। इस प्लेलिस्ट में हम वैसे क्वेश्चन जानबूझकर सॉल्व करेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। आज मैंने आपको इस वीडियो में ये समझा दिया कि पास बाई वैल्यू क्या होता है और पास बाई रेफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। और ये %, क्या कमाल करता है हमारे लिए, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही है, और भी आगे वीडियो में बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। इसी तरह छोटे छोटे डाउट्स जो कहीं पर आपको क्लियर नहीं हो पाते वो इस प्लेलिस्ट में आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।